नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आने वाली जो भी वीडियोस रहेंगे उसमें हम बात करेंगे यूनिट 10 एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो यूनिट 10 है जिसमें आयोग से संबंधित विषय वस्तु दी गई है या आयोग दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी के साथ ही एमपी जीके के बारे में। तो जो आपका यूनिट 10 है, अगर आपने उसमें देखा होगा तो आपका पहला टॉपिक है भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे भारत का निर्वाचन आयोग। तो साथियों, अगर हम बात करें भारत के निर्वाचन आयोग की, तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आयोग होता क्या है। दूसरी बात यह है कि आयोग भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक संवैधानिक आयोग और दूसरा सांविधिक आयोग। इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करेंगे भारत का निर्वाचन आयोग के बारे में। देखिए, अगर कहना पड़े कि ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है अथवा नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सभी आयोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसका क्या कारण है? तो जब भी सिलेबस में कोई नया टॉपिक जुड़ता है तो वह नया टॉपिक क्वेश्चन वहां से अधिकांशतः बनने की संभावना रहती है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वहां से बनते हैं। तो आप यहां पर ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। साथ ही हम यहां पर ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसी की यहीं पर चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आयोग होता क्या है। देखिए, अगर आप किसी कार्य को किसी संस्था या व्यक्ति को सौंपते हैं तो सामान्य सी भाषा में इसे आयोग कहा जाता है। लेकिन इसका सामान्य सा अर्थ यह हुआ कि अगर आप किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त करते हैं या अधिकार देते हैं किसी दायित्व या कर्तव्य को निभाने के लिए, और आप उस दायित्व या कर्तव्य को निभाने के लिए किसी पद पर बनकर कार्य करने के लिए अगर आप अधिकार प्रदान करते हैं तो वह कहलाता है आयोग। अब हमने यहां पर बात की कि आयोग सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो कौन से आयोग? तो एक तो होता है संवैधानिक आयोग और दूसरा होता है सांविधिक आयोग। ठीक है, और आपका जो सिलेबस है इसमें जितने भी आयोग दिए गए हैं वे या तो संवैधानिक आयोग है या सांविधिक आयोग है। इसमें हमें समझ कैसे आएगा कि सांविधिक आयोग है या संवैधानिक आयोग है? ये क्वेश्चन बनना भी है कि मान लीजिए क्वेश्चन बना कि भारत का निर्वाचन आयोग है संवैधानिक आयोग, सांविधिक आयोग, इनमें से कोई नहीं, या कुछ और ऑप्शन वे वहां पर देता है। तो देखिए, संवैधानिक आयोग का सीधा सा तात्पर्य यह है कि जिस आयोग के बारे में अगर आपको संविधान में जानकारी मिलती है, संविधान का कोई अनुच्छेद उस आयोग के बारे में उल्लेख करता है, उस आयोग या उस निकाय के बारे में जानकारी देता है, तो वह कहलाता है संवैधानिक आयोग। जैसे कि मान लीजिए अभी हम भारत निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे, तो यहां पर भारत का निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी आयोग के बारे में जानकारी हमें संविधान से प्राप्त होती है, संविधान के किसी अनुच्छेद में उसका वर्णन मिलता है, तो वह होता है संवैधानिक आयोग। जब इसका संविधान में उल्लेख मिलता है तो इसे शक्ति भी संविधान से प्राप्त होगी। और यहां पर विशेष बात यह है कि जितने भी संवैधानिक आयोग होंगे वहां पर नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और संविधान में जो वर्णित प्रक्रिया है उसके द्वारा पद मुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होगी। तो ये बेसिक सी जानकारी है संवैधानिक आयोग के बारे में। दूसरा है सांविधिक आयोग। सांविधिक यानी कि यहां पर आप एक शब्द देख पा रहे होंगे, विधिक या विधि। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि विधानमंडल, चाहे वह केंद्रीय विधानमंडल हो या राज्य विधानमंडल हो, इनमें से कोई भी विधानमंडल यदि किसी प्रस्ताव को पारित कर किसी अधिनियम द्वारा किसी आयोग या निकाय को निर्मित करता है, गठन करता है, तो उसे कहा जाता है सांविधिक आयोग। यानी सांविधिक आयोग का आपको संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलेगा, इसे अधिनियम द्वारा प्रस्तावित कर या पारित कर बनाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक प्रस्ताव लाया जाएगा। मान लीजिए आपको एक आयोग बनाना है, आप एक प्रस्ताव लाइए, उस प्रस्ताव को अगर आप पारित कर देते हैं तो उसके बाद वह अधिनियम बन जाता है और अधिनियम के तहत आप वहां पर उस आयोग की या कमीशन का गठन कर सकते हैं। ये बेसिक सा अंतर है सांविधिक आयोग और संवैधानिक आयोग का। यानी संवैधानिक आयोग आपका संविधान में वर्णित है, सांविधिक आयोग को आप विधानमंडल द्वारा अधिनियमित द्वारा पारित कर निर्मित करते हैं। ये बेसिक सा अंतर है। अब हम बात करते हैं भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके गठन के बारे में कि इसका गठन किस प्रकार से हुआ या कहां से हमें इसकी जानकारी मिली। तो देखिए, चूंकि
एमपीपीएससी प्रीलिम्स की हम बात करते हैं, यूनिट 10 की बात कर रहे हो, ये नया टॉपिक जुड़ा है, तो हो सकता है आपको इसके बारे में जानकारी कम हो, लेकिन चूंकि पहले से आपके ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री ये सब्जेक्ट पहले से ही चले आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपसे आशा करता हूं कि आपको ये ज्ञात होगा कि संविधान में कहीं ना कहीं भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां कौन कौन सी होती है, कितने अनुच्छेद है, क्या क्या चीजें हैं, यानी कि आप इस चीजों को आसानी से समझते होंगे कि संविधान का कौन सा भाग, कौन सा अनुच्छेद किन चीजों के बारे में क्या बतलाता है, या भाग या अनुच्छेद किसे कहते हैं, इतना आप जानते होंगे। तो यहां पर भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इस भारत का निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में उल्लेखित किया गया है, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 15 में है भारत का निर्वाचन आयोग, और भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 324 से लेकर 329, 329 तक भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन है। यानी कि आपको यहां पर क्या मतलब है कि भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 324 से लेकर अनुच्छेद 329, 329 तक यहां पर भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहां पर जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लास्ट में बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन यहां पर बनने हैं। दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 324 जो है, यह अनुच्छेद 324 यहां पर क्या प्रावधान करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संचालन, नियंत्रण की जो कह सकते हैं जिम्मेदारी होगी, वह जिम्मेदारी होगी निर्वाचन आयोग की। यानी कि आर्टिकल 324 क्या कहता है कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में जो नियंत्रण व संचालन की जिम्मेदारी होगी वह निर्वाचन आयोग की होगी। साथ ही 324 अनुच्छेद 324 और एक बात कहता है कि यहां पर निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था की गई है वह अनुच्छेद 324 के तहत ही की गई है। तो अनुच्छेद 324 में दो बातें हैं, एक तो ये कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान या व्यवस्था आर्टिकल 324 में, दूसरी बात यह है कि 324 में ही संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संबंध में जो संचालन व नियंत्रण की जिम्मेदारी है वह किसकी है, इलेक्शन कमीशन की, निर्वाचन आयोग की। दूसरी बात यह आती है, अब आप इसको समझ जाएंगे, चूंकि भारत के संविधान में इसका उल्लेख है तो यह संवैधानिक निकाय होगा या सांविधिक निकाय। तो देखिए साहब, अभी हमने बात की कि संवैधानिक निकाय जिसका संविधान में अनुच्छेद में उल्लेख मिलेगा वह संवैधानिक निकाय होगा, और जो विधि द्वारा या कहें अधिनियम द्वारा बनाया जाएगा वो सांविधिक निकाय होगा। तो चूंकि इसका भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक उल्लेख मिलता है, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय होगा। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन, भारत का निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है। अब बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो गठन और संरचना में बेसिक सा क्या अंतर है, देखिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक टेबल है, हमने एक टेबल का निर्माण किया, तो ये जो टेबल का निर्माण है इसे हम समझ लेते हैं गठन। अब बात आती है संरचना के बारे में। तो आपने एक टेबल का निर्माण किया, अगर आपसे कोई कहता है कि इस टेबल में किस वस्तु का प्रयोग हुआ, मान लीजिए हमने कहा लकड़ी का प्रयोग किया, या हम कहें यहां पर लोहे का प्रयोग हुआ, या हम कहें इस प्रकार से इसकी संरचना है, इस प्रकार से निर्मित हुआ है, तो वो हो जाती है संरचना। यानी सीधा सा तात्पर्य क्या है, किसी वस्तु का अगर आप गठन कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो वह हो गया गठन। और उसमें क्या क्या चीजें हैं, किन वस्तुओं से निर्माण हुआ, किस प्रकार की आकृति है, किन किन चीजों से मिलकर बना है, वो होती है संरचना। तो गठन के बारे में प्रावधान है संविधान के भाग 15 में, जबकि संरचना की बात करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित है, क्या क्या बातें बतलाई गई है, वो आता है संरचना के अंतर्गत। सबसे पहली बात तो ये कि भारत का निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। क्यों? क्योंकि इसमें एक मुख्य आयुक्त और दो अन्य आयुक्त होते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग में एक मुख्य आयुक्त और दो अन्य आयुक्त होते हैं, और चूंकि एक से अधिक यहां पर संख्या है, परिणाम स्वरूप ये एक बहुसदस्यीय निकाय होगा। तो भारत का निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है, एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय? तो बहुसदस्यीय। क्यों? क्योंकि इसमें एक मुख्य आयुक्त होता है और दो अन्य आयुक्त होते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 324(2) के बारे में। तो अनुच्छेद 324(2) कहता है कि निर्वाचन आयोग में, जो निर्वाचन आयोग है, इस निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य उतने निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने राष्ट्रपति तय करेंगे। कहने का क्या तात्पर्य है कि मान लीजिए राष्ट्रपति यहां पर इनकी संख्या को नियत करते हैं, राष्ट्रपति को लगता है कि इनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए तो राष्ट्रपति यहां पर बढ़ा सकते हैं, कम होनी चाहिए तो कम कर सकते हैं। यानी कि आर्टिकल 324(2) कहता है कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और अन्य उतने सदस्य होंगे जितने राष्ट्रपति तय करते हैं या नियत करते हैं। नेक्स्ट बात आती है, चूंकि सदस्यों ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। नियुक्ति, पदमुक्ति कौन करते हैं, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखिएगा। तो अगर बात आती है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और इसमें 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद द्वारा जो विधि बनाई जाती है उस विधि में क्या वर्णन है, क्या उपबंध है, उन उपबंधों के आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। आगे बात आती है अनुच्छेद 324(4) की। अनुच्छेद 324(4) कहता है कि प्रादेशिक आयुक्तों की भी यहां पर नियुक्ति होगी और प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह पर यहां पर प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति करेंगे, तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब आगे की ओर बात करते हैं इनकी सेवा शर्तें व पदावधि के बारे में, कि जो भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्य व मुख्य आयुक्त हैं, इनको कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है, इनके संबंध में कौन कौन सी शर्तें होती है और इनके पद की अवधि कितनी होती है, ये कौन तय करेगा, तो ये भी राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324(5) में मिलता है। यानी संविधान का अनुच्छेद 324(5) कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें व पदावधि के बारे में जो भी निर्धारित किया जाएगा वह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब बात आती है उप निर्वाचन आयुक्त के बारे में। तो उप निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयुक्तों की सहायता करते हैं। जो भी निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी सहायता कौन करता है, उप निर्वाचन आयुक्त। लेकिन बात यह आती है कि निर्वाचन जो उप निर्वाचन आयुक्त है इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। तो उप निर्वाचन आयुक्त को जो सिविल सेवक होते हैं, इन्हीं सिविल सेवकों में से किन्हीं को उप निर्वाचन आयुक्त के तौर पर यहां पर नियुक्त किया जाता है या उप निर्वाचन आयुक्त बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है और राज्य स्तर पर चुनाव आयोग के लिए या उसकी सहायता के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त इनकी नियुक्ति करता है राज्य सरकारों की सलाह पर। अब देखिए यहां पर क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीजें हैं कि मुख्य आयुक्त या कहें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट बात करते हैं प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो वह भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पर करता है, तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर। और अगर बात आती है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो कि राज्य स्तर पर चुनाव आयोग की सहायता के लिए नियुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर। यह हो गई संरचना। तो हमने पढ़ा भारत के निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में, भारत के निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में। अब बात करते हैं सेवा व शर्तों के बारे में कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है इनके सदस्यों के संबंध में कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है और क्या क्या इनकी शर्तें हैं। तो सबसे पहले तो हमने बात की इनकी सेवा शर्तों के बारे में। जो भी निर्धारित करने की चीजें होंगी वह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी अनुच्छेद 324(5) के द्वारा। तो ध्यान रखना कि भारतीय या कहें भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों व मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट बात यह आती है साहब कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त है, चूंकि ये 3 सदस्यीय निकाय है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त,
क्या इन दोनों के पास जो शक्तियां होंगी वे बराबर होगी या कम ज्यादा होगी, यानी कि क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अधिक शक्तियां प्राप्त होगी जबकि दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कम? तो ऐसा नहीं है, दोनों को ही यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को और जो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त है इनको बराबर या समान शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य निर्वाचन आयुक्त को समान शक्तियां प्राप्त होती है। अब बात यह आती है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त इन दोनों के वेतन भत्तों में अंतर होगा या समान होंगे? तो यहां पर भी दोनों के वेतन भत्ते समान होंगे, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दो अन्य निर्वाचन आयुक्त से अधिक वेतन या भत्ता प्राप्त नहीं होगा, यानी कि दोनों के वेतन भत्ते भी समान होंगे। लेकिन इनके वेतन भत्ते किसके समान होंगे, किसके बराबर होंगे या कितना इनको वेतन भत्ता प्राप्त होगा? तो यहां पर भी कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा यहां पर मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ न्यायाधीश की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही इनको वेतन प्राप्त होगा, यानी कि जितना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को वेतन प्राप्त होता है, जितना भत्ता प्राप्त होता है, उतना ही भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों व मुख्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त होगा। अब बात यह आती है कि जैसे मान लीजिए आपने मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य जो भी दो निर्वाचन आयुक्त है इनको आपने नियुक्त कर दिया, तो नियुक्ति के पश्चात क्या इनकी सेवा शर्तों में कोई बदलाव किया जा सकता है? जैसे मान लीजिए आपने इनकी नियुक्ति कर दी और इनको पहले जितना वेतन मिल रहा था उससे आपने कम वेतन कर दिया, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो यहां पर सीधी बात कही गई कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के पश्चात, कब उनकी नियुक्ति हो चुकी है उसके पश्चात इनकी सेवा व शर्तों में, ये जो इनकी सेवा शर्तें हैं इनमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा, कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बात यह आती है कि मान लीजिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त इनके विचारों में मतभेद उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में साहब यहां पर किस प्रकार से उस मतभेद को या कहें उसका निर्णय किया जाएगा? तो यहां पर एक कहा गया कि बहुमत के आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त इन दोनों के मध्य या कहें इनके मध्य जो भी मतभेद होता है उसके बारे में बहुमत के आधार पर निर्णय किया जाएगा। तो ये हुई भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में सेवा व शर्तों के बारे में। नेक्स्ट बात आती है इनका कार्यकाल व पदावधि के बारे में, यानी इनका कार्यकाल कितना होगा और इनकी पद की अवधि कितनी होगी, कितने समय तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। तो सब यहाँ पे कहा गया कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे। इनमें से जो भी पहले होता है उसके आधार पर ही इनको पद मुक्त माना जाएगा। अब देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष से तात्पर्य यहां पर क्या है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी 57 वर्ष की उम्र में भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो 57 यानी कि 57 वर्ष की आयु में अगर वह नियुक्त होता है तो 57, 58, 59, 60, 61, 62 और 63 यानी कि 63 वर्ष की उम्र में 6 वर्ष उसके कार्यकाल को हो चुके हैं, तो वे यहां पर पद मुक्त माना जाएगा। कब? 63 जो एज रहेगी 63 वर्ष की उम्र में। अब मान लीजिए सिंपल सी बात करते हैं, किसी व्यक्ति को 62 वर्ष की उम्र में ये भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब इनको कब पद मुक्त माना जाएगा? तो 62 वर्ष की उम्र में इनको यहां पर नियुक्त किया गया है, तो 62, 63, 64 और 65 अभी 4 ही वर्ष हुए हैं, जबकि इनकी उम्र 65 वर्ष हो चुकी है। तो 65 वर्ष होने के कारण इनको पद मुक्त माना जाएगा। यानी सिंपल सी बात यह है, अगर 6 वर्ष पहले हो गए तो यहां पर कार्यकाल पूरा माना जाएगा, और अगर पहले 65 वर्ष की उम्र हो गई तो भी यहां पर कार्यकाल से पद मुक्त माना जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, ये इनका कार्यकाल रहता है।
अब बात ये आती है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य जो 2 निर्वाचन आयुक्त है, अगर इनको अपना त्यागपत्र देना हो तो किसे देंगे? तो ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। क्या त्यागपत्र देने के बाद ये अपने पद से मुक्त माने जाएंगे? तो बिल्कुल साफ, ये यहाँ पर अपने हस्ताक्षरित अगर त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं तो राष्ट्रपति को सौंपने के पश्चात ये अपने पद से मुक्त माने जाएंगे। लेकिन क्या राष्ट्रपति इनको पद से मुक्त कर सकता है? तो यहां पर सीधी सी बात यह है कि यहां पर इन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद से मुक्त नहीं किया जा सकता। इसके बारे में कुछ यहां पर उपबंध है, उस उपबंध के तहत ही इनको पद से मुक्त किया जाता है। जैसे अनुच्छेद 324(5) कहता है, अनुच्छेद 324(5) जहां पर एक तरफ राष्ट्रपति द्वारा इन्हीं की सेवा शर्तों के बारे में बतलाया गया, वहीं अनुच्छेद 324(5) ये कहता है कि अगर आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, हमने बात की थी यहां पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में, कि अगर आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाना है तो उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको जिस रीति और आधार से पद से हटाया जाता है उसी रीति आधार से पद से हटाना होगा, अन्यथा नहीं। यानी कहने का क्या तात्पर्य है कि जिस आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से मुक्त करते हैं, केवल उसी आधार पर अब भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से मुक्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। साधारण भाषा में क्या आधार हो सकते हैं? तो यदि दुर्व्यवहार और अक्षमता, इन दोनों आधारों के आधार पर आप इन्हें पद से हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में रखना होगा और वहां पर भी यह प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास नहीं होना चाहिए, बल्कि विशेष बहुमत से अगर यह प्रस्ताव पारित होता है तभी आप इन्हें पद से हटा सकते हैं। यानी दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों में जब प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होता है तब राष्ट्रपति भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटा सकता है। नेक्स्ट बात ये आती है कि ये तो बात हो गई मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में कि ठीक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा दें, तो क्या अन्य निर्वाचन आयुक्त को डायरेक्ट हटा सकते हैं? तो ऐसा भी नहीं है। यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त है इनके बारे में सिफारिश कर दे कि इनको पद से हटाने की सिफारिश कर दे, तब ही राष्ट्रपति यहां पर इनको पद से हटा सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं अथवा नहीं? तो प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। प्रसाद पर्यंत पद क्या होता है इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की, मैं साधारण बात यहां पर बतला सकता हूं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद का तात्पर्य यह होता है कि राष्ट्रपति जब चाहे व्यक्ति को हटा सकता है। तो अगर यहां पर लगा है कि नहीं, तो इसका मतलब है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहते हैं या धारण नहीं करते हैं। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के बारे में कि कौन कौन सी इन्हें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। देखिए इनको बहुत सी स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है, जैसे कि ये एक संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका वर्णन है, तो इसको शक्ति भी संविधान से ही प्राप्त है। दूसरी बात ये आती है कि इनकी नियुक्ति के पश्चात इनकी सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसके बारे में भी हमने देखा। नेक्स्ट बात यह है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, मैंने यहां पर शॉर्ट रूप में सिर्फ मुख्य लिखा हुआ है अधिकांशतः मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा इसका दर्जा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होगा। साहब, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा होगा, ये इनकी स्वतंत्रता है। नेक्स्ट बात ये आती है कि जो आप इनको वेतन भत्ते देते हैं, ये वेतन भत्ते कहां से दिए जाएंगे? तो भारत की संचित नीति से मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को वेतन भत्ते दिए जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे की ओर अब हम बात करते हैं कि इनके संबंध में जो हमने देखा कि भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, तो कौन कौन से प्रावधान इन अनुच्छेदों में है उनके बारे में बात करते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 324 के बारे में। तो अनुच्छेद 324 ये कहता है कि चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, जो चुनाव कार्य है उस चुनाव कार्य का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी या निर्वाचन आयोग की, दोनों एक ही चीजें हैं। तो चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो यहां पर भारत के निर्वाचन आयोग की होगी। दूसरा है 325। 325 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में अपात्र घोषित नहीं कर सकते, या कोई भी व्यक्ति इन आधार पर निर्वाचक जो नामावली है उसमें विशेष दावा नहीं कर सकता। सीधी सी बात यह है यहां पर कि ये जो चारों आधार हैं, धर्म, मूलवंश, जाति व लिंग के आधार पर, इन आधार पर अगर कोई व्यक्ति को आप अपात्र घोषित करते हैं निर्वाचक नामावली में तो वह भी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये, इसी आधार पर कोई व्यक्ति दावा करता है किसी विशेष निर्वाचक नामावली में यहां पर, तो वह भी यहां पर नहीं हो सकता। तो ये कौन सा आर्टिकल है? 325। 326 क्या कहता है कि लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? यानी कि 18 वर्ष की उम्र में आप लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ये कौन सा आर्टिकल कहते हैं? अनुच्छेद 326। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 327 के बारे में। विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की शक्ति संसद में निहित है। यानी कि विधानमंडल के जो चुनाव है उनके संबंध में यदि कोई उपबंध करना है तो इसकी शक्ति संसद के पास होती है। नेक्स्ट बात है आर्टिकल 328 328। 328 ये कहता है कि अगर राज्य विधायिका को ऐसा लगता है कि राज्य में जो चुनाव होने हैं या राज्य के चुनाव के संबंध में कोई प्रावधान करना है तो इसके लिए राज्य विधायिका प्रावधान कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? संविधान के अनुच्छेद 328 के तहत। नेक्स्ट है साहब 329। 329 कहता है कि चुनाव मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। चुनाव मामले में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? अनुच्छेद 329। नेक्स्ट है 329 का, ये अब निरस्त हो चुका है, पहले इसका महत्व था। इसमें क्या था कि प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया था। यह अब निरस्त है, यानी कि इस आर्टिकल का अब कोई मतलब नहीं है, अर्थ नहीं निकलता है। पहले यह आर्टिकल था, तो यह है 329 का। तो 324, 325, 326, 327, 328, 329 और 329 का, इन सभी के बारे में हमें ध्यान रखना है। क्या क्वेश्चन बनेंगे वो अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट बात ये आती है, देखिए मैंने जो भी पॉइंट लिखा है इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सा क्वेश्चन जरूर छुपा हुआ है, तो ध्यान से सभी चीजों को ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? यह भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है कि चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है। तो देखिए, अगर लोकसभा और राज्यसभा में अगर चुनाव की अधिसूचना जारी करना है तो वह राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है, और यदि विधानसभा या विधान परिषद में, राज्य की विधानसभा या राज्य की विधान परिषद में आपको चुनाव की अधिसूचना जारी करना है तो वह संबंधित राज्य का राज्यपाल ही अधिसूचना जारी करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट बात आती है मताधिकार की आयु। तो देखिए, पहले जो वयस्क मताधिकार की आयु थी ये थी 21 वर्ष की उम्र में वयस्क मताधिकार की आयु मानी जाती थी। लेकिन संविधान में एक संशोधन किया गया, वह संशोधन कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। इसके द्वारा 21 वर्ष से उम्र 18 वर्ष की गई, यानी कि 21 वर्ष से उम्र को कम कर 18 वर्ष किया गया, और यह रखी गई वयस्क मताधिकार की आयु। ठीक है, यानी कि वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा की गई। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वे थे सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो वे सुनील अरोरा। और प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रही है? तो वे है BS रमा देवी। ठीक है, आर्टिकल 324 के बारे में हमने डिस्कस किया है यहाँ पर कि निर्वाचन आयोग की व्यवस्था इसके संबंध में की गई है। अब यहाँ पर इसके कार्य रहे हैं उसको भी हम अभी देखते हैं।
देख लेते हैं पहले यहां से क्वेश्चन किस किस प्रकार से बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो गठन के बारे में चलते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी मिलती है। तो वह है अनुच्छेद 324 से 329, ऑप्शन बी अनुच्छेद 224 से 229, या फिर ऑप्शन सी अनुच्छेद 315 से 319, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 217 से 222। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा आपका अनुच्छेद 324 से 329। इस प्रकार से क्वेश्चन लेना है। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन मिलता है? भाग 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत के निर्वाचन आयोग को किसके निर्वाचन के संबंध में जिम्मेदारियां प्राप्त है? ऑप्शन है संसद, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल, या यहां पर यह क्वेश्चन बन सकता है कि किसके संबंध में नहीं है। तो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष। तो आंसर इसका क्या रहेगा? लोकसभा अध्यक्ष, चूंकि यह अब निरस्त, ये वाला जो पॉइंट है निरस्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का संविधान या कहें भारत का निर्वाचन आयोग एक निकाय है, संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय, इनमें से कोई नहीं, यह हो सकता है और कुछ ऑप्शन रहे वहां पर, तो वे कौन सा है? संवैधानिक निकाय। नेक्स्ट बात आती है संरचना के बारे में। भारत का निर्वाचन आयोग निकाय है बहुसदस्यीय, एक सदस्यीय, इनमें से कोई नहीं, या कहें हो सकता है और भी कुछ ऑप्शन रहे, तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा? बहुसदस्यीय निकाय है। ठीक है। इसके बाद भारत के निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वे भी राष्ट्रपति द्वारा यहां पर नियुक्ति की जाती है। सेवा शर्तों व पदावती के बारे में यहां पर कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। यहां पर आते हैं हम सेवा शर्तों के बारे में। देखिए क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयोग या भारत के निर्वाचन आयुक्त को वेतन भत्ता किसके बराबर प्राप्त होता है? ऑप्शन ए भारत के कह सकते हैं किसी राज्य के राज्यपाल के बराबर, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के बराबर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हम यहां पर क्या गलती करेंगे? अधिकांशतः हम लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर, जबकि हमने क्या पढ़ा है यहां पर कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान यहां पर वेतन भत्ता प्राप्त होता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर। तो ये जो माइनर सा अंतर रहता है, इन चीजों को हमें जरूर ध्यान रखना है। किसके बराबर? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं अथवा नहीं? तो आंसर होगा इसका नहीं। अनुच्छेद पर हम आते हैं तो क्वेश्चन होगा यहां पर कि लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर होंगे। आर्टिकल 324, 325, 326 या 327, इस प्रकार से यहां पर क्वेश्चन रहेंगे। तो सही आंसर क्या रहेगा? 326। चुनाव मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 329। ठीक है, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। चुनाव की अधिसूचना लोकसभा में कौन जारी करता है? भारत का राष्ट्रपति। यहां पर ऑप्शन क्या रहेगा? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, इस प्रकार से ऑप्शन रह सकते हैं। तो हम यहाँ पर कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष था या राष्ट्रपति था, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि राज्य में जो राज्य विधानसभा है या विधान परिषद है, वहां पर अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट है वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? 61वां संविधान संशोधन 1988। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोरा, प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रमा देवी, और अनुच्छेद 324 यानी कि निर्वाचन आयोग की व्यवस्था या निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? आर्टिकल 324 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपको इनके कार्यों के बारे में देखना है, क्योंकि कार्यों से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। सिर्फ इसमें एक या दो महत्वपूर्ण कार्य है, वो मैं अभी यहाँ पर आपको करवा देता हूँ। नेक्स्ट बात ये आती है कि और कुछ फैक्ट हैं जिसको बारे में अभी मैं
आपको बतलाता हूं, उसके बाद कंप्लीट होगा भारत का निर्वाचन आयोग। अगर निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग प्रारंभ में बहुसदस्यीय निकाय नहीं था। यह 1993 से अक्टूबर 1993 से बहुसदस्यीय निकाय बना। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक यह एक सदस्यीय निकाय था। इसके पश्चात निर्वाचन आयोग के जो कार्य है उसके अधिभार को देखते हुए राष्ट्रपति द्वारा 16 अक्टूबर 1989 को 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया। इसके पश्चात 1990 में जो ये 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त के पद थे, इन पद को समाप्त कर दिया गया। बाद में अक्टूबर 1993 में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त के पद को पुनः प्रारंभ किया, या कह सकते हैं पुनः नियुक्त किया गया। तभी से यह वर्तमान में कह सकते हैं जारी है, तभी से बहुसदस्यीय निकाय है। तो ये कुछ फैक्ट है, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर इसके कार्यों की बात करें तो इसके बहुत से कार्य हैं, जैसे कि यहाँ पर मतदाता सूचियां तैयार करना, मतदान के संबंध में यहाँ पर देखना कि कहाँ पर किस तरीके से कार्य करवाना है। नेक्स्ट बात करें तो मुझे यहाँ पर कार्य के संबंध में ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा क्वेश्चन बनने हैं, फिर भी आप नेट पर जाके इसके कार्यों को सर्च कर लीजिएगा। मुझे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट लगा कार्य के संबंध में कि जहां पर राष्ट्रपति शासन जिस राज्य में लागू होता है, वहां पर राष्ट्रपति शासन के 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात यहाँ पर निर्वाचन करवाना है अथवा नहीं, इसके बारे में राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य भारत का निर्वाचन आयोग करता है। तो दोस्तों, भारत का निर्वाचन आयोग कंप्लीट होता है। इसके बाद बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। धन्यवाद।